बच्चों, आज हम जानेंगे कविता, कहानी और नाटक क्या है, इसकी लेखन की प्रक्रिया क्या है और कविता, कहानी और नाटक का इतिहास और विकास कैसे हुआ। साथ ही कहानी और नाटक के तत्वों को भी हम आज विस्तार से जानेंगे। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कविता। कविता के मूल में संवेदना है, राग तत्व है। यह संवेदना संपूर्ण सृष्टि से जोड़ने और उसे अपना लेने का बोध है। कविता में निम्न विशेषताओं का होना अनिवार्य है। कविता भाषा में होती है। भाषा शब्दों से बनती है। शब्दों का विन्यास होता है जिसे वाक्य कहा जाता है। अतः भाषा सहज एवं प्रचलित हो, पर संरचना ऐसी कि पाठक को नई लगे। कविता में संकेतों का बड़ा महत्व होता है। वाक्य गठन की जो विशिष्ट प्रणाली होती है उन्हें शैली कहा जाता है। दूसरे हम देखते हैं इसमें कविता में आंतरिक लय का निर्वाह करने हेतु छंद अनुशासन का ज्ञान बहुत जरूरी है। कविता छंद और छंदमुक्त दोनों होती है। कविता समय विशेष की उपज होती है। अतः किसी समय विशेष की प्रचलित प्रवृत्ति को ठीक ठाक जानकारी भी कविता की दुनिया में प्रवेश के लिए जरूरी है। कम से कम शब्दों में अपनी बात कह देने अच्छी कविता की निशानी मानी जाती है। चीजों को देखने की नवीन दृष्टि या नए पहचान और प्रस्तुत करने की कला न हो तो कविता लेखन संभव ही नहीं है। उचित शब्दों का चयन, उसका गठन और भावानुसार लयात्मक अनुशासन और कविता रचना के लिए आवश्यक होते हैं। अब हम देखते हैं कि कविता कैसे बनती है। तो कविता एक ऐसी कला है जिसमें किसी बाह्य उपकरण की मदद नहीं ली जा सकती। वह भाषा के उपकरणों के माध्यम से विभिन्न विषयों दैनिक जीवन में सामग्री जुटाती है। वह अपनी इच्छानुसार शब्दों को जुटाती है और उसे लय से गठित करती है। शब्दों का खेल, परिवेश के अनुसार शब्द चयन, लय, तुक, वाक्य संरचना, यति, गति, बिंब, संक्षिप्तता के साथ साथ विभिन्न अर्थ स्तर आदि से कविता बनती है। कविता में शब्दों का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। कविता की अनजानी दुनिया का सबसे पहला उपकरण है शब्द। दरअसल रचनात्मक शब्द के अंदर होती है। तुकबंदी के प्रयास में धीरे धीरे उनकी रचनात्मकता आकार लेने लगती है। इस प्रयास के द्वारा नए आयाम खुलते हैं। शब्दों का यह खेल धीरे धीरे ऐसी दुनिया में ले जाता है जहां रिदम है, लय है, एक व्यवस्था है। वाक्य संरचना का कविता में भी अधिक महत्व है। कविता में शब्दों का पर्याय नहीं होते। कविता में प्रयुक्त शब्द का विशेष अर्थ रखते हैं। उन्हें किसी अन्य पर्यायवाची द्वारा बदल दिए जाने पे उनके अर्थ और मूल संवेदना पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए वाक्य संरचना का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। अब हम आगे जानेंगे कहानी का इतिहास और विकास। तो कहानी के इतिहास के बारे में हम बात करें तो कहानी का इतिहास उतना ही पुराना है जितना मानव इतिहास, क्योंकि कहानी मानव स्वभाव और प्रकृति का हिस्सा है। धीरे धीरे कहानी कहने की आदिम कला का विकास होने लगा। कथावाचक कहानियां सुनाते थे। किसी घटना, युद्ध, प्रेम, प्रतिशोध के किस्से सुनाए जाते थे। मानव स्वभाव का एक गुण कल्पना भी है। सच्ची घटना पर कथा कहानी सुनाते सुनाते उसमें कल्पना का भी सम्मिश्रण होने लगा। प्राचीन काल में संरचना का कोई और माध्यम नहीं होने के कारण मौखिक कहानियों का लोकप्रियता बढ़ती थी। धर्म प्रचारकों ने भी अपने सिद्धांत और विचार लोगों तक
पहुंचाने के लिए कहानी का ही सहारा लिया। इस तरह कहानी के साथ उद्देश्य का भी सम्मिश्रण होता गया। हिंदी कहानी का विकास की यदि बात करें तो संस्कृत कथा साहित्य की यह परंपरा प्राकृत और अपभ्रंश में भी विकासमान रही। गद्य की अन्य विधाओं की भांति हिंदी कहानी भी आधुनिक युग की देन है। कुछ आलोचक हिंदी कहानी का आरंभ सदल मिश्र के नासिकुत्तान और ईसा अला खां की रानी केतकी कहानी को मानते हैं। अधिकांश विद्वानों ने किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती को, जिसका प्रकाशन 1900 में हुआ था, प्रथम कहानी मानते हैं। कहानी की विकास की बात करें तो आरंभिक काल 1900 से 1910, विकास काल 1911 से 1946 और उत्कर्ष काल 1947 से अब तक का माना जाता है। कहानी किसी घटना, पात्र या समय का क्रमबद्ध ब्यौरा जिसमें परिवेश हो, द्वंद्वात्मकता हो, कथा का क्रमिक विकास हो, चरम उत्कर्ष बिंदु हो, उसे कहानी कहा जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है, नदी जैसे जल स्रोत की धार है, वैसे कहानी का प्रवाह है। कहानी के तत्वों की बात करें तो कहानी में 6 तत्व होना अनिवार्य है। पहला, कथावस्तु अथवा कथानक, कथोपकथन अथवा संवाद, चरित्र चित्रण अथवा पात्र, देश काल वातावरण, भाषा शैली और शिल्प, और उद्देश्य। ये कहानी के मूल 6 तत्व हैं। कहानी यदि गद्य की सबसे लोकप्रिय मनोरंजक विधा है, कहानी साहित्य की वह गद्य रचना है जिसमें जीवन के किसी एक पक्ष का कल्पना प्रधान, हृदयस्पर्शी एवं सुरुचिपूर्ण कथात्मक वर्णन होता है। हम देखते हैं कथानक कहानी का केंद्र बिंदु है। यदि कथानक न हो तो कहानी का कोई महत्व नहीं है। कहानी का वह संक्षिप्त रूप जिसमें प्रारंभ से अंत तक कहानी के सभी घटनाओं और पात्रों का उल्लेख किया गया हो, कथानक कहलाता है। कथानक कहानी की प्रारंभिक नक्शा होता है। कहानी का कथानक आमतौर पे कहानीकार के मन में किसी घटना, जानकारी, अनुभव या कल्पना के कारण आता है। इसके बाद कथाकार उसे विस्तार देने में जुट जाता है। द्वंद्व के तत्व कथानक के आगे ही नहीं बढ़ाते बल्कि उसे रोचक भी बनाते हैं। कथानक की पूर्णता यह शर्त होती है कि कहानी नाटकीय ढंग से अपने उद्देश्य को पूरा करने के बाद समाप्त हो। कहानी में संवादों का कितना महत्व होता है उसको हम देखते हैं। संवाद ही कहानी को स्थापित, विकसित और कहानी को गति देते हैं, आगे बढ़ाते हैं। जो घटना या प्रतिक्रिया कहानीकार होती हुई नहीं दिखा सकता, उसे संवाद के माध्यम से सामने लाता है। संवाद पात्रों के स्वभाव और पूरी पृष्ठभूमि के अनुकूल हों, वह उसके विश्वास, आदर्शों तथा स्थितियों के अनुकूल होना चाहिए। कहानी में चरम उत्कर्ष का भी महत्व है। किसी कहानी का चरम उत्कर्ष ही कहानी के महत्व, उद्देश्य को सामने लाने में मदद करता है। अतः यह जितना स्पष्ट, संक्षिप्त और रोचक होगा, उद्देश्य उतना खिलकर सामने आएगा और पाठक के मन पर प्रभाव डालेगा। यदि चरम उत्कर्ष ऐसा हो कि पाठक स्वयं लेखक के उद्देश्य के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाए और उसे लगे कि कहानीकार ने उसे यह स्वतंत्रता दी है कि वह स्वयं अंतिम निर्णय करे। उपन्यास और कहानी में क्या अंतर होता है? प्रेमचंद के अनुसार कहानी ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग, किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित कर लेखक का उद्देश्य रहता है। उसे चरित्र, उसकी शैली, उसका कथाविन्यास,
सभी उसी का भाव को पुष्ट करने होते हैं। और उपन्यास में मानव जीवन का संपूर्ण बृहत रूप दिखाने का प्रयास किया जाता है। कहानी में उपन्यास की तरह सभी रसों का समावेश नहीं होता है। मुंशी प्रेमचंद तथा जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र, अज्ञेय, यशपाल आदि कहानीकारों में लोकप्रिय हैं। कहानी के विविध रूप या प्रकार या उसके भेद के बारे में बात करें तो 4 तरह की कहानियां प्रायः लिखी जाती हैं। घटना प्रधान कहानी। घटना प्रधान कहानियों का क्रमशः अनेक घटनाओं को एक सूत्र में पिरोते हुए कथानक का विकास जाता है, अथवा किसी दैवीय घटना या संयोग पर ही कहानी आधारित होती है। आदर्श कहानियां जासूसी और तिलिस्मी कहानी इसी प्रकार की होती हैं। दूसरा है चरित्र प्रधान कहानियां। इस तरह की कहानियों में विभिन्नता के कारण चरित्र चित्रण पर ध्यान दिया जाता है, साथ ही मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमियों की सूक्ष्म चारित्रिक विशेषताओं का उद्घाटन किया जाता है। अपने समय में प्रेमचंद सामाजिक धरातल की और प्रसाद ऐतिहासिक धरातल की चरित्र प्रधान कहानियों के सर्वश्रेष्ठ लेखक थे। तीसरा है वातावरण प्रधान कहानी। इस प्रकार की कहानियों में वातावरण का चित्रण विशेष रूप से होता है और उसी के माध्यम से युग विशेष की अभिव्यक्ति किया जाता है। ऐतिहासिक कहानियों में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। और चौथा है भाव प्रधान कहानी। ये कहानियाँ किसी भाव या विचार के आधार पर आधारित होती हैं और तदनुरूप प्रतीकात्मक चरित्रों के एवं वातावरण पर आधारित होती हैं। अब हम देखेंगे हिंदी साहित्य में नाटकों का विकास और इसका इतिहास। हिंदी नाटक में नाटकों का प्रारंभ। हिंदी साहित्य में नाटकों का प्रारंभ भारतेंदु युग के समय से स्वीकार किया जाता है। भारतेंदु ने अपने पिता गोपाल चंद्र गिरिधर दास कृत नहुष 1857 को हिंदी का प्रथम नाटक स्वीकार किया है। उन्होंने स्वयं 17 मौलिक तथा अनुवादित नाटकों की रचना की। द्विवेदी युग में साहित्य अधिक प्रगति न कर सका। इस काल में रचित नाटकों का महत्व मात्र ऐतिहासिक है। छायावाद में प्रसाद ने नाटक साहित्य को एक नई दिशा प्रदान की है। नाटक की परिभाषा बाबू गुलाब राय ने अपने अनुसार इस प्रकार दिया है। नाटक में जीवन की अनुकृति को शब्दगत संकेतों में संकुचित करके उसको सजीव पात्रों द्वारा एक चलते फिरते सप्रमाण रूप में अंकित किया जाता है। नाटकों में फैले हुए जीवन व्यापार को ऐसी व्यवस्था के साथ रखते हैं कि अधिक से अधिक प्रभाव उत्पन्न हो सके। नाटक का प्रमुख उत्पादन ही उसका रंगमंचीयता है। हिंदी साहित्य में नाटकों का विकास। हिंदी साहित्य में नाटकों का विकास वास्तव में आधुनिक काल में भारतेंदु युग में हुआ है। भारतेंदु युग से पूर्व भी कुछ नाटक पौराणिक, राजनीतिक, सामाजिक आदि विषयों को लेकर रचे गए। 17वीं 18वीं सदी में रचे गए नाटकों के मुख्य हैं हृदय रामकृत, हनुमंताष्टक, बनारसीदास, समयसार आदि। हिंदी नाटक का विकास क्रम। भारतेंदु युग 1850 से 1900 तक रहा। इसमें हिंदी नाटक का आरंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से ही होता है। भारतेंदु हिंदी साहित्य में आधुनिकता के प्रवर्तक साहित्यकार हैं। भारतेंदु और उनके समकालीन लेखकों में देश की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक दुर्दशा के प्रति गहरी पीड़ा थी और इस पीड़ा के मूल में था देश प्रेम। इसलिए इनके साहित्य में समाज को जागृत करने का संकल्प है और नई विषय वस्तु के रूप में देश प्रेम का भाव मुखर है। समाज को जागृत करने में नाटक की प्रमुख भूमिका है। निराशा से आशा की ओर ले जाने का कार्य भारतेंदु जी ने नाटकों के माध्यम से किया। भारतेंदु जी ने
काफ़ी समय में मौलिक नाटक लिखे और बांग्ला तथा संस्कृत नाटकों का अनुवाद भी किया। हिंदी नाटकों के विकास में दूसरा है द्विवेदी युगीन नाटक 1901 से 1920 तक। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का खड़ी बोली गद्य के विकास में अमूल्य योगदान है। इस काल में विभिन्न भाषाओं के नाटकों का अनुवाद बड़े पैमाने पर हुआ। बांग्ला, अंग्रेजी, संस्कृत नाटकों के हिंदी अनुवाद का प्रकाशन भी हुआ। मौलिक नाटककारों में किशोरीलाल गोस्वामी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, शिवनंदन सहाय, राय देवी प्रसाद पूर्ण के नाम उल्लेखनीय हैं। तीसरा हम देखते हैं प्रसाद युगी नाटक, जो 1921 से 1936 तक के मध्य माना जाता है। इसके अंतर्गत नाट्य रचना में व्याप्त गतिरोध को समाप्त करने वाले व्यक्तित्व के रूप में जयशंकर प्रसाद जी का आगमन हुआ। प्रसाद जी के नाटकों में संस्कृत चेतना का विकासमान रूप देखने को मिलता है। इसमें इतिहास और कल्पना के संगम वर्तमान को नई दिशा देने का प्रयास किया गया है। वास्तव में इस काल में ऐतिहासिक नाटकों की धूम रही। जयशंकर प्रसाद जी के अतिरिक्त हरिकृष्ण प्रेमी, गोविंद बल्लभ पंत, सेठ गोविंद दास आदि ने ऐतिहासिक नाटक लिखे। और चौथा आता है प्रसादोत्तर युगीन नाटक, जो 1937 से अभी वर्तमान तक के नाटक शामिल किए गए हैं। इसमें प्रसादोत्तर युगीन नाटकों में यथार्थ का स्वर प्रमुख है। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद लक्ष्य पुनरुत्थान एवं पुनर्जागरण के रूप में नाटकों में व्यक्त हुआ। आदर्शवादी प्रवृत्तियों प्रसादोत्तर काल का संगम इस काल को नई दिशा की ओर उन्मुक्त करता है। प्रसाद युगीन नाटकों में रोमांटिक भावबोध, सांस्कृतिक चेतना, समसामयिक जीवन दर्शन के मध्य एक खामी के रूप में था। प्रसादोत्तर युगीन नाटकों में उपेंद्र नाथ अयस्क पहले नाटककार थे। उन्होंने हिंदी नाटकों को रोमांटिक भावबोध से बाहर निकालकर आधुनिक भावबोध से जोड़ा। नाटक के तत्व की हम बात करें तो पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार नाटक के 8 तत्व प्रमुख हैं, जिसमें कथावस्तु है, पात्र चरित्रण है, संवाद या कथोपकथन है, भाषा शैली है, देश काल और वातावरण है, उद्देश्य है, संकलन त्रय है और रंगमंचेता है। लेकिन जब भारतीय विद्वानों के अनुसार जब हम नाटक के तत्व देखते हैं तो ये 5 हैं, जिसमें कथावस्तु, नेता नायक, अभिनय, रस, वृत्ति, ये हैं। हम बात करें नाटक की मूल विशेषता, समय का बंधन का ध्यान रखना, ये मूल विशेषता है। समय का यह बंधन नाटक की रचना पर अपना पूरा असर डालता है। इसलिए एक नाटक को शुरू से लेकर अंत तक एक निश्चित समय सीमा के भीतर पूरा करना होता है। एक नाटककार को यह सोचना भी जरूरी है कि दर्शक कितनी देर किसी कहानी को अपने सामने घटित होते देख सकते हैं। साथ ही नाटक में हर एक चरित्र का पूरा विकास होना भी जरूरी है। इसलिए नाटक में समय का ध्यान रखना जरूरी होता है। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के अनुसार नाटक में 3 अंक होते हैं और हर एक अंक कम से कम 48 मिनट का होना चाहिए। नाटक के मंच निर्देशन हमेशा वर्तमान काल में ही होना चाहिए। नाटक अगर अपनी रचना को भूतकाल से अथवा किसी और लेखक की रचना को भविष्य काल से उठाकर इन दोनों ही स्थितियों में उसे नाटक को वर्तमान काल में ही संयोजित करना होता है। चाहे काल कोई भी हो, उसे विशेष समय में एक विशेष स्थान पर वर्तमान काल में ही घटित होना होता है। नाटककार को कैसी भाषा अपनानी पड़ती है? नाटककार के लिए जरूरी है कि वह अधिक से अधिक संक्षिप्त सांकेतिक भाषा का प्रयोग करे, जो अपने आप में वर्णित न होकर
क्रियात्मक अधिक हो, उन शब्दों में दृश्य बनाने की क्षमता भरपूर हो और वह अपने शाब्दिक अर्थ से ज़्यादा व्यंजना की ओर ले जाए। एक अच्छा नाटक वही होता है जो लिखे या बोले गए शब्दों से ज़्यादा वह ध्वनित करे जो लिखा या बोला नहीं जा रहा। नाटक का एक मौन, अंधकार या ध्वनि प्रभाव कहानी या उपन्यास के 20-25 पृष्ठों के बराबरी कर सकता है। संवाद नाटक का सबसे जरूरी और सशक्त माध्यम होता है। एक नाटक का जान हम कहें तो संवाद होता है। नाटक के लिए तनाव, उत्सुकता, रहस्य, रोमांच और अंत में उपसंहार जैसे तत्व अनिवार्य हैं। इसके लिए विरोधी विचारधाराओं का संवाद जरूरी होता है। संवादों का अपने आप में वर्णित या चित्रित न होकर क्रियात्मक होना, दृश्यात्मक होना और लिखे तथा बोले जाने संवादों से भी ज़्यादा उन संवादों के पीछे निहित अनलिखित एवं अनकहे संवादों की ओर ले जाना नाटक को सफल बनाते हैं। संवाद के जितने ज़्यादा सहज और स्वाभाविक होंगे उतना ही दर्शक के मर्म को छू पाएंगे। संवाद चाहे कितने भी क्लिष्ट भाषा में क्यों न लिखे गए हों, स्थिति तथा परिवेश की मांग के अनुसार यदि वे स्वाभाविक जान पड़ते हैं तो उन्हें दर्शकों तक संप्रेषित होने में कोई मुश्किल नहीं होगी। नाटक के लिए शब्द का भी महत्व बहुत ज़्यादा होता है। साहित्य की दो विधाओं, कविता और नाटक, इन दोनों के लिए शब्द का विशेष महत्व है। नाटक की दुनिया में शब्द अपनी एक नई, निजी और अलग अस्मिता ग्रहण करता है। कविता में शब्द बिंब और प्रतीक में बदलने की क्षमता भी रखते हैं। इसी कारण साहित्य की सभी विधाओं में कविता ही नाटक के सबसे ज़्यादा निकट जान पड़ती है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि एक सफल नाटककार भी हो सकता है कवि। नाटक के लिए कथ्य का महत्व कितना होता है इसको जानते हैं। पहले कहानी के रूप में किसी शिल्प, फॉर्म अथवा संरचना के भीतर पिरोना होता है। नाटक को मंच पर मंचित होना है, अतः एक नाटककार को एक कुशल संपादक भी होना चाहिए ताकि मंचन हेतु घटनाओं, स्थितियों अथवा दृश्यों का चुनाव कर उसे क्रमवार इस तरह रखे कि शून्य से शिखर तक विकास की दिशा में आगे बढ़े। अब नाटक की एक और विधा है जो लोकनाट्य या लोक नाटक कहा जाता है। लोकनाट्य संस्कृत नाटकों का युग ढलने लगा तब 14वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक उनका स्थान विभिन्न भारतीय भाषाओं में लोक नाटकों ने ले लिया, जिसे हम आज फोक थिएटर कहते हैं। आज अलग अलग प्रदेशों में लोक नाट्यों को विभिन्न नामों से जाना जाता है। आइए देखते हैं किस प्रदेश में लोक नाट्य को किस नाम से जाना जाता है। जैसे हम बात करें उत्तर भारत में तो रामलीला के नाम से जाना जाता है। जात्रा बंगाल, उड़ीसा और पूर्वी बिहार में कहते हैं। तमाशा महाराष्ट्र में बोला जाता है। नौटंकी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब में बोला जाता है। भवई गुजरात में, यक्षगान कर्नाटक में, थिरुवुट्टू तमिलनाडु में, नाचा हमारे छत्तीसगढ़ में लोक नाट्य को कहते हैं। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से कविता, कहानी और नाटक को विस्तार से जानें। मुझे आशा है कि आप इसे देखकर, सुनकर लाभान्वित होंगे और आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में और विषय पे भी सामग्री निर्माण की जाएगी जो आपको अविलंब प्राप्त हो जाएगी।